Dear student, good morning, all of you. Today we will study about history, class 9, first chapter, that is French Revolution. हम लोग लास्ट क्लास में कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में स्टडी किए थे, जिसमें हम आपको सोशल कॉजेज, इकोनॉमिकल कॉजेज, इंटेलेक्चुअल कॉजेज, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका और इसके बारे में डिस्कशन किए थे, कॉजेज ऑफ रिवॉल्यूशन के बारे में। और आपने देखा कि विभिन्न प्रकार के जो कॉजेज थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कारण बना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। आउटब्रेक मींस होता है रिजल्ट, आउटब्रेक मींस रिजल्ट, अर्थात उस रिवॉल्यूशन का क्या क्या रिजल्ट निकला या रिवॉल्यूशन हुआ उसका क्या फायदा हुआ, फ्रांस में जो क्रांति हुई उसका क्या प्रभाव पड़ा फ्रांस के ऊपर। तो आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। ये हमारा सेकेंड वीडियो है इस चैप्टर का। तो अब सबसे पहला था वो है मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल। मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल, मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल। एक स्टेट जनरल का तो आपको मालूम है कि फ्रांस में जो स्टेट जो वहां सोसाइटी है वो भी स्टेट में डिवाइड हुई है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। उसी स्टेट जनरल का एक मीटिंग है। इसको कौन बुलाया था? राजा। कौन बुलाया था? किंग लुइस 16 इसको बुलाया था। किस डेट में? तो 5 मई 1789 को इसकी मीटिंग होती स्टेट जनरल के ऊपर होती 5 मई 1789 को। इसमें क्या हुआ था कि जो डिफरेंट स्टेट जनरल से लोग थे उनको बुलाया गया था और मेनली इस पे डिस्कशन करना था टैक्सेस के बारे में। इसके बारे में करना था टैक्सेस, टैक्स के बारे में अध्ययन करना था, क्योंकि हम जानते हैं कि इकोनॉमिकल कंडीशन जो फ्रांस की है वो बिल्कुल क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है। अब कोई भी इकोनॉमी का स्रोत नहीं है फ्रेंच गवर्नमेंट पास, इसीलिए इन स्टेट जनरल की मीटिंग इसमें बुलाई गई है जिससे टैक्सेस पे डिस्कशन किया जाए। तो बहुत ही एक फेमस अर्थशास्त्री थे फ्रांस का, जिनका नाम था टुर्गोट नेकर। टुर्गोट नेकर के बहुत ही फेमस शास्त्री थे। इनके पास कोई भी आइडिया नहीं आ पा रहा था, कोई भी आइडिया नहीं इनके माइंड में नहीं आ रहा था कि इकोनॉमी फ्रांस की सही किया जा सके। तो इसीलिए इन्होंने टैक्सेस के बारे में डिस्कशन करने के लिए राजा के आदेश में किसको बुलाया? स्टेट जनरल का। इसमें स्टेट जनरल में फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट सभी लोगों को आना था, लेकिन जो थर्ड स्टेट में जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे उनको नहीं बुलाया गया, जैसे पीजेंट्स हो गए, फार्मर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, इनको नहीं बुलाया गया था। फर्स्ट स्टेट में लोग गए थे फर्स्ट स्टेट से इसमें इस मीटिंग में फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट। फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट से इसमें 300 मेंबर्स गए थे, 300 मेंबर्स। और ये मेंबर्स गए तो मीटिंग जहां पे होने वाली थी वर्साइलेज, कहां पे हुआ था मीटिंग? वर्साइलेज में हुआ था मीटिंग। ये मीटिंग जो हुआ था इसके मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल वो वर्साइलेज में हुआ था और वहां पे गए 300 मेंबर, फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट दोनों मिल करके 300 मेंबर गए थे, दोनों से मिल करके 300 मेंबर। और ये गए वहां पे सीट की व्यवस्था थी, उनको क्या किया गया? बैठा दिया गया, सीटिंग कर दिया गया अंदरों में। बट थर्ड स्टेट से लोग गए थे, थर्ड स्टेट
उपलब्ध नहीं था, अर्थात ये 600 मेंबर्स वहां पे क्या थे, खड़े थे। ये देखिए फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट से 300 मेंबर गए, उनको बैठने की व्यवस्था है, वह सीटिंग पे बैठ गया, लेकिन वहीं पे थर्ड स्टेट के लोग थर्ड स्टेट से 600 मेंबर्स गए थे, लेकिन उनको कोई बैठने की चांसेस नहीं था, कोई बैठा नहीं था। वहीं पे जो थर्ड स्टेट में जो पीजेंट्स थे, ये सब कौन थे, मिडिल क्लास वाले थे। थर्ड स्टेट में मिडिल क्लास वाले थे, जो लोग पढ़े लिखे थे। जो लोग पढ़े लिखे थे मिडिल क्लास से, वे लोग गए थे। इसमें पीजेंट्स, फार्मर्स, वर्कर्स, इन लोगों को जाना नहीं था, इनको मतलब वहां नहीं जा सकते थे, इनके ऊपर बैन था, ये नहीं जा सकते थे, इसलिए वे नहीं गए। लेकिन इनके डिमांड्स और इनके जो ग्रीवेंसेस की शिकायतें थी वह इन मेंबर्स के माध्यम से जा सकता था। तो पीजेंट्स और जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, वर्कर्स थे, ये तो जा नहीं सकते थे वहां पे, बैन था, लेकिन इनके डिमांड्स और इनके ग्रीवेंसेस इनके माध्यम से जा सकता था। मतलब इनके जो भी शिकायतें थी, जो भी डिमांड था, वो अपने मिडिल स्टेट के माध्यम से, जो पढ़े लिखे लोग थे उनके माध्यम से वो अपनी शिकायत को क्या कर सकते थे, भेज सकते थे। इसलिए इन्होंने अपनी शिकायतें लगभग 40,000 40,000 इनकी ग्रीवेंसेस की डिमांड था, जिसको लेकर के मिडिल स्टेट वाले वहां पे गए। विभिन्न प्रकार के टैक्सेस पे वहां पे डिस्कशन हुआ, जैसे तंबाकू हो गए, सॉल्ट हो गया, डेयरी जैसे जो थी उस पर हुआ। ठीक है, और ये पूरी तरह से टैक्सेस को बढ़ाने के लिए इस मीटिंग हुआ था। इसमें मेन क्वेश्चन जो है वो आपको याद करने हैं कि मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल कब हुई थी, तो 5 मई 1789 को हुआ था। किसने इसको बुलाया था, लुइस 16 ने बुलाया था इसको, और इस पे मेन डिस्कशन क्या था, तो टैक्सेस के बारे में इसमें अध्ययन करना था। इसमें फेमस और शास्त्री जो प्राइम मिनिस्टर थे वो टूवर्ट मेकर थे, और फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट से कितने मेंबर गए थे, 300, और थर्ड स्टेट से 600 मेंबर्स गए थे। फार्मर्स, पीजेंट्स और वर्कर्स इसमें नहीं जा सकते थे, ये अपने डिमांड्स और ग्रीवेंसेस को थर्ड स्टेट के माध्यम से भेज सकते थे। इसमें उन्होंने 40,000 में 40,000 लेटर्स उन्होंने क्या किया था, भेजा था। और इस पे डिस्कशन होने के बाद ये मीटिंग क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई, टैक्सेस को बढ़ा दिया गया। फ्रांस में इस डिस्कशन के बाद डायरेक्ट जो टैक्सेस थे उसे बढ़ा दिया गया इस टैक्स को। अब तो दूसरा था वो था फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, एक नेशनल असेंबली का निर्माण किया गया, फॉर्मेशन किया गया। किस टाइप में किया गया, 17 जून 1789 को एक फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली किया गया, उसका निर्माण किया गया। और एक जो था, एक पॉलिटिकल बॉडी था, पॉलिटिकल बॉडी, इसमें जो मेंबर्स आते थे चुन करके, इलेक्ट करके मेंबर्स आते थे, या राजा के जो मेंबर्स थे वो राजा के जो एक पूरी तरह से पॉलिटिकल बॉडी था। इसका निर्माण 17 जून 1789 को किया गया था। जो फ्रांस में उस समय सिस्टम था फ्रांस में कि केवल जो इस बॉडी में जो जाते थे वो फर्स्ट स्टेट
सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट से एक एक मेंबर जाते थे। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट से एक एक मेंबर जाते थे, जबकि इन दोनों की जो पॉपुलेशन था वो बहुत कम था, 40% के आसपास था, और इसकी जो था वो 60% था। लेकिन मेंबर्स दोनों तीनों में से सेम जाते थे, तो कोई भी बहुमत होती थी तो इनका जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले थे इनकी बहुमत से पास हो जाती थी, इन पे कोई भी केयर नहीं किया जाता था। थर्ड स्टेट की कोई भी डिफरेंसेस था तो उस पर नहीं किया गया था। इसलिए इन्होंने डिमांड किया कि स्टेट से नहीं इलेक्शन होगा, एक पोलिटिकल बॉडी में नेशनल असेंबली में स्टेट से लोग नहीं जाएंगे। इसमें क्या होगा, इसमें डायरेक्ट पॉपुलेशन पार्टिसिपेट करेगी और अपने मेंबर्स को चुनेगी, जितने भी मेंबर्स होंगे उतने अधिक से अधिक मेंबर्स आएंगे। तो इनसे ये इनका फायदा होगा कि अधिक की पॉपुलेशन थी, यहाँ से मेंबर्स अधिक जाते। लेकिन इसको राजा ने क्या कर दिया, मना करा दिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा। इस प्रपोजल को राजा ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और जहां पे नेशनल असेंबली हो रही थी उसको क्या किया, क्लोज करवा दिया। नहीं, नेशनल असेंबली नहीं हो सकती, निर्माण हो गया था, लेकिन जो मीटिंग हो रही थी नेशनल असेंबली का उसमें उन्होंने मना करा दिया, क्लोज करवा दिया, क्लोज रिजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करके बंद करवा दिया। और नेशनल असेंबली ने दूसरा डिमांड किया था कि मोनार्की को खत्म किया जाए, एंड ऑफ मोनार्की। जो वहां पे तानाशाही व्यवस्था थी, नेशनल असेंबली ने डिमांड की कि मोनार्की को, राजशाही को खत्म करना है और यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का निर्माण होगा। तो संविधान एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में अपना कार्य करेगी। तो इन सारी चीजों को राजा ने क्या किया, मना कर दिया। इसलिए अगली जो मीटिंग हुई वह हुआ द टेनिस कोर्ट। नेशनल असेंबली की डिमांड्स को राजा ने रिजेक्ट कर दिया कि कोई भी सुधार नहीं हो सकता। जो इससे पहले होता था कि एक स्टेट, तीनों स्टेट से एक अंदर जाएंगे, लेकिन उसको जनता ने नहीं एक्सेप्ट किया। जनता ने अपना डिमांड्स किया कि मोनार्की को समाप्त किया जाए और हर स्टेट से फ्री होगी, जितने मेंबर्स हो सके उतने मेंबर्स जाएंगे। लेकिन इसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और जो असेंबली चल रही थी उसको क्लोज करवा दिया, रिजेक्ट करवा दिया, क्लोज करवा दिया। उसके बाद अगला जो मीटिंग हुआ वो हुआ टेनिस कोर्ट। टेनिस कोर्ट 20 जून 1789 में 20 जून 1789 को द टेनिस कोर्ट हुआ। टेनिस कोर्ट क्या है, एक प्लेस का नाम है, वह टेनिस मतलब प्लेस का नाम हुआ। और वहां पे बहुत सारे थर्ड स्टेट वाले लोग, थर्ड स्टेट के लोग कलेक्ट हुए, ग्रुप में कलेक्ट हुए और उन्होंने एक कोर्ट किया। टेनिस कोर्ट भी बोलते हैं इसको, शपथ। इस टेनिस कोर्ट में प्रेजेंट होकर के जो पूरी तरह से खुला हुआ था, इसमें नेशनल असेंबली का जो वहां डिस्कशन चल रहा था उसको राजा ने क्या कर दिया, क्लोज करवा दिया, उसको बंद करवा दिया। तो ये प्लेस था टेनिस कोर्ट, यहाँ पे लोगों ने कलेक्ट होकर के एक शपथ लिया, लेकिन इस कोर्ट की शपथ कि जब तक फ्रांस से मोनार्की खत्म न हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण न हो जाए, तब तक हम इसको क्या करेंगे, इस टेनिस कोर्ट को समाप्त नहीं करेंगे। उनका डिमांड था कि मोनार्की को खत्म किया जाए। तब थर्ड स्टेट वाले मिडिल क्लास में था, क्योंकि आप पूरा यूरोप में देखेंगे तो मिडिल क्लास ही डिमांड किया है। मिडिल क्लास के कारण पूरे क्रांति हुई है यूरोप में। तो इनका जो डिमांड था वह था पहले कि मोनार्की को समाप्त किया जाए और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश किया जाए।
ये कौन थे? थर्ड स्टेट वाले थे, जो नेशनल असेंबली में से कुछ लोग थे और सारी पॉपुलेशन थी। और इनका एक डिमांड था कि कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया जाए। इसको राजा ने पहले तो इनकार किया, रिजेक्ट करने का प्रयास किया, लेकिन पॉपुलेशन इतनी मतलब एंग्री थी, इतना नाराज था कि राजा को इस चीज को मानना पड़ा। एक टेनिस कोर्ट में उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा क्या किया, डाउन किया, राजा ने डाउन किया, क्योंकि एंग्री पॉपुलेशन था, अगर वो नहीं मानते तो कुछ भी कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को डाउन किया। और जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट वाले जो लोग थे उनको भी इस ग्रुप में शामिल होने को कहा कि आप लोग इसमें शामिल हो जाओ, और जो थर्ड स्टेट वाले पॉपुलेशन कर रही है उसको आप क्या करो, अडॉप्ट करो। और तीनों लोगों ने मिलकर के पूरी तरह से जो फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट, तीनों लोग मिलकर के एक कंप्लीट नेशनल असेंबली का निर्माण किया। देखिए, नेशनल असेंबली के निर्माण तो पहले हो चुका था, लेकिन उसमें केवल कौन थे? थर्ड स्टेट वाले लोग थे, केवल थर्ड स्टेट वाले लोग ही थे, इसलिए उतनी पावरफुल नहीं थी। लेकिन जब टेनिस कोर्ट के बाद उन्होंने डिमांड किया कि monarchy को समाप्त किया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन को एस्टैब्लिश किया जाए, इस चीज को राजा ने विरोध किया। बट राजा ने देखा कि ये जो पॉपुलेशन है वो बहुत एंग्री है, बहुत खराब है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, इनकी बात नहीं मानेंगे तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए उन्होंने उनकी बात मान ली कुछ समय के लिए, और उन्होंने फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोगों को भी कहा कि आप भी नेशनल असेंबली का पार्ट हो जाओ, जैसा ये थर्ड स्टेट वाले लोग कर रहे हैं वैसा आप लोग भी करो, और जैसा वोटिंग करने की बात करें तो वैसा करो। इसीलिए जाकर के 20 जून 1789 को फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट तीनों मिल करके एक कंप्लीट नेशनल असेंबली का निर्माण किया, कंप्लीट नेशनल असेंबली। और इसके जो भी कार्य होते थे वो सारे लोगों के मिलने के बाद होते थे, और इसमें सभी लोग अपने मेंबर्स को चुन करके भेजते थे। इसके बाद जो नेक्स्ट घटना हुई वो है पाला बेस्टिल। पाला बेस्टिल ठीक है। एक पाला बेस्टिल जुलाई 1789 पाला बेस्टिल की जो घटना हुई थी वो 11 जुलाई 1789 एडी को हुआ था। आपने जाना कि फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट के मेंबर्स मिलाकर के नेशनल असेंबली का निर्माण किया, लेकिन राजा करने के लिए क्या था, वह जैसे ही उसको मौका मिला उसने उस चीज को अडॉप्ट करने से लिए मना करा दिया। और उस समय जो फ्रांस में था एक बेस्ट प्लेस था, वह था बेस्टिल। इसका निर्माण जो किया गया था एज अ फोर्ट के रूप में किया गया था, किले के रूप में किया गया था। लेकिन जब बहुत ज्यादा रिवॉल्यूशन बढ़ गया फ्रांस में तो इसने बेस्टिल को एज अ प्रिजन के रूप में कन्वर्ट कर दिया। प्रिजन अर्थात ये बहुत ही मजबूत था, इसको फोर्ट से किसने कन्वर्ट कर दिया? प्रिजन में। और जो भी राजा के खिलाफ जो भी लोग बोलते थे, अगर कोई भी राजा का अपोज करता था उसको इस प्रिजन में क्या करते थे? डाल देते थे। और जो भी राजा के पास डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी राजा के पास फूड ग्रेन था, उसको सभी को इसी में रखा गया था, चाहे वो पैकेट हो गए, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हो गए या फूड ग्रेन हो गए, सब बेस्टिल में डाला गया था। मतलब बेस्टिल को अगर देखा जाए तो राजा के तानाशाही का एक सिंबल था, डिस्पोटिज्म। राजा की तानाशाही का एक ये सिंबल था बेस्टिल। ये जो
जो बेस्टिल था वो राजा की एक तानाशाही का सिंबल था, राजा का पावर का सिंबल था। इसीलिए जो फ्रेंच पॉपुलेशन था उन्होंने सोचा कि अगर हम बेस्टिल को खत्म कर दें, बेस्टिल को खत्म कर दें तो वहां से हमको बहुत सारे प्रॉफिट होंगे। एक तो राजा का पावर थोड़ा सा कम हो जाएगा, उसकी जो वहां के हमारे प्रिजनर्स हैं वो उनको हम क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे। तो पॉपुलेशन ने सोचा कि पहले हम राजा की पावर को कम करें, इसीलिए उन्होंने 11 जुलाई 1789 AD को फॉल ऑफ बेस्टिल पर अटैक कर दिया पॉपुलेशन, और फॉल ऑफ बेस्टिल को पूरी तरह से खत्म कर दिया। और उनको जो प्रिजनर्स थे, जेल प्रिजनर कैदी थे उनको फ्री कर दिया, सारे कैदियों को फ्री कर दिया गया। वहां के फूड ग्रेन्स जो थे उसको उन्होंने लूट लिया पूरी तरह से, और जो भी डॉक्यूमेंट्स था, जो टैक्सेस से रिलेटेड था, थर्ड स्टेट्स के बहुत सारे लोगों का लैंड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट था, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने जला दिया, डॉक्यूमेंट्स को जला करके खत्म कर दिया, जो भी टैक्सेस सब सारे खत्म कर दिया, पूरा फूडलेस को लूट करके उन्होंने जनता के बीच में बंटवा दिया, और सारे कैदियों को उन्होंने क्या कर दिया, तो खत्म भगा दिया वहां से कैदियों को। तो इस तरह से फॉल ऑफ बेस्टिल को पूरी तरह से उन्होंने तहस-नहस कर दिया, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया वहां पॉपुलेशन ने, जिससे राजा का पावर बहुत ही क्या हो गया, कम हो गया। राजा डर गया, राजा पूरी तरह से अफ्रेड हो गया कि अब हमको लग रहा है कि नहीं छोड़ेंगे सब। तो इस तरह से फॉल ऑफ बेस्टिल। इसके बाद है इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ बेस्टिल। इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ बेस्टिल। फॉल ऑफ बेस्टिल का क्या प्रभाव पड़ा? तो पहला प्रभाव पड़ा कि मोनार्की, राजा की बहुत ज्यादा जो थी, राजा की जो बहुत ज्यादा मोनार्की थी उससे बहुत कम हो गया। पहला प्रॉफिट ये हुआ फ्रांस में फॉल ऑफ बेस्टिल से कि राजा की जो तानाशाही थी वो बहुत ही क्या हो गई, कम हो गई। दूसरा ये था कि जो भी प्रिजनर्स थे उनको क्या किया गया, वहां से भगा दिया गया। तीसरा था वहां के जो फूड ग्रेन्स थे उसको लूट करके सिंपली जनता में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, और जो भी डॉक्यूमेंट्स थे प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसको सारे क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। इस तरह से अगर देखा जाए तो फॉल ऑफ बेस्टिल से पावर जो था राजा का बहुत ही क्या हो गया, कम हो गया। और उसके बाद एक नेशनल गार्ड की स्थापना की गई। नेशनल गार्ड जो वहां की आर्मी थी राजा के पास, उसको खत्म करके एक नेशनल गार्ड का निर्माण किया गया। नेशनल गार्ड मतलब वो नेशनल गार्ड किसके लिए काम करती थी, नेशनल असेंबली के लिए। नेशनल असेंबली पहले जो वहां की आर्मी थी वो किसके लिए काम करती थी, राजा के लिए। पहले जो वहां की आर्मी थी वह राजा के लिए काम करती थी, लेकिन राजा की राजा फॉल ऑफ बेस्टिल के बाद राजा का पावर बहुत कम कर दिया गया। तो उसके बाद एक वहां पे नेशनल गार्ड बनाया गया, मतलब आर्मी बनाई गई, और वो उसका नाम था नेशनल गार्ड। और वो नेशनल गार्ड किसके लिए काम करती थी, नेशनल असेंबली के लिए काम करती थी। तो ये प्रभाव था फॉल ऑफ बेस्टिल का। राजा का पावर जो था वो पूरी तरह से नहीं कहा जाए, लेकिन बहुत ज्यादा उसका पावर क्या हो गया, समाप्त हो गया। ये सब फ्रांस की घटनाएं हैं जो रिवॉल्यूशन के बाद हुआ फ्रांस में। जो वहां के रिवॉल्यूशनरी थे उन्होंने क्या क्या वर्क किए हैं, ये सब इस पॉइंट्स हैं। अब है अचीवमेंट्स ऑफ द नेशनल असेंबली। अचीवमेंट्स ऑफ नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली को क्या क्या प्राप्त हुआ, अर्थात नेशनल असेंबली को क्या क्या उपलब्धियां हुई, नेशनल असेंबली ने क्या क्या फ्रांस में चेंजेस किया। तो सबसे पहला था कि जो टैक्सेस था, जैसे ही नेशनल असेंबली पावरफुल हुई, नेशनल गार्ड का निर्माण हुआ, राजा तानाशाही को कम किया गया, तो सबसे पहले टैक्सेस जो था, जो पहले केवल थर्ड स्टेट के लोग देते थे, थर्ड स्टेट, उसको नेशनल असेंबली ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा कि केवल थर्ड स्टेट वाले लोग देंगे। अब जो टैक्सेस थे वह तीनों स्टेट्स के लोग देंगे।
फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड स्टेट, तीनों स्टेट्स के लोग हैं जो टैक्सेस को पे करेंगे वो भी इक्वली, मतलब अपने इनकम के हिसाब से। ऐसा नहीं कि जिसके पास इनकम कम होगा वो ज्यादा टैक्सेस देगा। तो जिसका इनकम जैसा होगा वो वैसा टैक्सेस पे करेगा। यह कब हुआ? जब नेशनल असेंबली ने नेशनल असेंबली जब पावरफुल हुई तो उन्होंने पहला चीज इसको चेंज किया, टैक्सेस को उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि सभी लोग टैक्सेस देंगे अपने इनकम के हिसाब से। दूसरा, क्लर्जी और फ्यूडल राइट्स। क्लर्जी और फ्यूडल, आप जानते हैं कि वहां पे जो क्लर्जी लोग थे, नोबल लोग थे, उनके पास पावर ज्यादा रहता था। इन सब लोग प्रिविलेजेस थे, प्रिविलेजेस। अर्थात जो इनके विशेष अधिकार थे उसको नेशनल असेंबली ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। जो क्लर्जी, फ्यूडल सिस्टम, नोबल के प्रिविलेज विशेषाधिकार थे, उनको जो विशेष राइट्स था कि जैसे हाई पोस्ट पे इनकी ज्वाइनिंग होगी, टैक्स कम देंगे, सारे पोस्ट इनके पास होंगे, तो ये सारे जो प्रिविलेज थे, कोई भी अगर भले उसका कर्म बेकार हो लेकिन अगर बड़े कुली में पैदा हुआ तो बड़ा समझा जाता था बाई बर्थ। तो ये सारे प्रिविलेजेस को नेशनल असेंबली ने समाप्त करके वर्ग के आधार पे प्रिविलेजेस को दिया कि जो जैसा कर्म करेगा उसको उसी प्रकार के प्रिविलेज प्राप्त होंगे। अगर वो थर्ड स्टेट का व्यक्ति है, अगर अच्छा कार्य करता है तो उसको अधिकार दिए जाएंगे। फर्स्ट स्टेट का अगर वो उसका अधिकार, उसका कर्म अच्छा नहीं है तो उसको वो प्रिविलेजेस नहीं दिए जाएंगे। इसलिए वर्ग के आधार पे प्रिविलेजेस को क्या किया? नेशनल असेंबली ने स्टार्ट किया। और जो भी राइट्स थे, राजा का राइट्स जो था, जो टैक्सेस आते थे, जो भी टैक्सेस था, चाहे वो टैक्सेस था, चाहे चर्चेस के द्वारा था, उसको सारे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और जो भी ऑफिसेस था, ऑफिसेस मतलब आपको पहले हम बता चुके हैं कि जो भी प्राइस पोस्टेड था, जो भी बड़े पद होते थे, वो प्रिविलेजेड लोगों के लिए था। इसको समाप्त करके और ऑल कर दिया गया, अर्थात सबके लिए खोल दिया गया। आप इस चाहे कोई भी बड़ा छोटा पोस्ट हो या बड़ा पोस्ट हो, आप किसी प्रिविलेज से और ना नहीं था, वह सबके लिए था, इक्वल था। अर्थात अपने क्वालिटी के आधार पे, अपने एबिलिटी के आधार पे वह उस पोस्ट को क्या कर सकता था? प्राप्त कर सकता था। तो ये नेशनल असेंबली के मेन अचीवमेंट था कि टैक्सेस को उसने खत्म कर दिया। जो प्रिविलेजेस और नॉन प्रिविलेजेस में भेदभाव था, डिस्ट्रीब्यूट था, उसको खत्म कर दिया। जो टैक्सेस वहां पे चर्च या गवर्नमेंट टीम्स लेते थे उसको खत्म कर दिया। और जो भी पोस्ट थे, जो भी हाईएस्ट पोस्ट था, जो पद होते थे, उसको सबके लिए इक्वल कर दिया गया, किसी के विशेष के लिए नहीं छोड़ा गया। तो ये सारे अचीवमेंट थे नेशनल असेंबली के। तो आज के लिए इतना ही। अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कि फ्रांस अब यहाँ से आगे, आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो फ्रांस में राजा का पावर खत्म करके वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश कर दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अर्थात राजा तो रहेंगे लेकिन वो एक सिंबल मात्र के रूप में रहेंगे और सारी जो पावर होगी किसके पास होगा? कॉन्स्टिट्यूशन के पास होगा, संविधान के पास होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो आज के लिए इतना ही। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना जो